हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम एडवोकेट बबीता और हमारे साथ हैं एडवोकेट पूनम कौल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो मतलब पूरा हमने बनाया है कमेंट पे। जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है सिर्फ उसके आंसर करने के लिए हमने ये जो वीडियो बनाया है। तो हम एक एक करके सबके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैम उस क्वेश्चन के जो है आपको जवाब देगी। तो अगर आप लोगों ने भी कमेंट किया है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं उठाती हूँ आरके का। उन्होंने लिखा है, अगर महिला कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट देती है और पति उस एफिडेविट को प्रूफ कर देता है तब क्या। और उन्होंने एक और क्वेश्चन इसके साथ पूछा है, और कॉन्ट्राडिक्टरी पिटीशन फाइल कर देती है तब क्या होता है। मतलब एक तो फॉल्स एफिडेविट एंड कॉन्ट्राडिक्शन पिटीशन फाइल कर देती है तब क्या करें। हाँ, ये तो शायद मैंने इनको क्वेश्चंस का आंसर वैसे दिया था, लेकिन फिर भी बाद में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और पूछे थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पहला सवाल है कि एफिडेविट वो फॉल्स एफिडेविट फाइल करती है, तो जो ये डिटेल्ड एफिडेविट होती है, अगर आपको लग रहा है कि उसने फॉल्स इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको क्या करना, आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट में देनी है मजिस्ट्रेट साहब के सामने अंडर सेक्शन 340 ऑफ CRPC। उसमें आपको सारी बातें लिखनी है और ये भी लिखना है कि जो डिटेल्ड एफिडेविट इसने दिया है कहाँ कहाँ पर इसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगाई है, और उस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन पर आर्ग्यूमेंट करने हैं। तो उस एप्लीकेशन पर दोनों पक्ष आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। जैसे ये फाइल करेगा तो वो वाइफ का जो लॉयर होगा वो भी उस पर आर्ग्यू करेगा, तो उस पर फिर जो भी ऑर्डर होगा वो जो मजिस्ट्रेट साहब है वो ऑर्डर करेंगे। अब आपका सवाल है क्या है दूसरा। और मैम इन्होंने इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछ हाँ, लिया, मैडम जी, विल द मजिस्ट्रेट पनिश द वुमेन टू। नहीं नहीं, उससे पहले जो कुछ अच्छा बोला अच्छा, था उन्होंने पिटिशन बोला का। और कॉन्ट्राडिक्शन हाँ, पिटीशन फाइल कर कॉन्ट्राडिक्ट, देती हाँ, है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं पर बात हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे एविडेंस होते हैं, केस में एविडेंस होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो उसमें आपका जो कंट्राडिक्शन का प्रोपोर्शन है, ये कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो आपके जो वकील साहब है वो उस तरह से सवाल उससे पूछे कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट है वो सच बोले कि बेसिक क्या है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि वो ब्लफिंग हो जाएगी। वो जो बोल रही है वो लिखा नहीं है और जो लिखा नहीं है वो बोल रही है, तो वो सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन में होगा, तो वो एविडेंस में आपको साथ देगा। तो आप एविडेंस पर अपना फोकस कीजिए, आप 340 एप्लीकेशन लगा दीजिए। और एक आपको बात बताऊंगी कि जो भी चीज़ें आपको कोर्ट में प्रूव करनी है वो कोर्ट में सिर्फ वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको उसमें लिखित रूप में देना है। आपको ये सारी बातें आपको अपने रिप्लाई WS में देना है, जो कि आपको कोर्ट बोलता है कि WS फाइल करो, तो WS में ये सारी बातें लिखिए। और डिटेल्ड एफिडेविट गलत है वो उसका तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए जैसे मैंने कहा। और फिर उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एविडेंस का, और एविडेंस में जो भी आपका कंट्राडिक्शन आ रहा है वो वहाँ पर उससे वो सवाल पूछिएगा। तो ये है आपका जवाब, ये करना मैम है। इसने फिर एक क्वेश्चन, मतलब आपकी आंसर दिया था उसका, फिर उसने लिखा है, मैडम जी, विल द मजिस्ट्रेट पनिश द वुमेन टू, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस, देन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन विल हैव टू बी फाइल्ड। देखिए, एप्लीकेशन का तो मैंने आपको बता दिया, 340 में अगर रॉन्ग डिटेल्ड एफिडेविट का कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हो। लेकिन पनिशमेंट की जहाँ तक सवाल आता है, पनिशमेंट तो वैसे हस्बैंड को भी नहीं मिलता है DV एक्ट में, अगर हम DV एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि DV एक्ट में पनिशमेंट हस्बैंड को मतलब अटैचमेंट होते हैं जब वो एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। तो इसमें पनिशमेंट तो खैर नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, अगर आप ये प्रूव कर सकते हो विद योर एप्लीकेशन इन योर WS जो आप दे रहे हो, और एविडेंस में अगर आप प्रूव कर सकते हो कि जो आपकी वाइफ है वो झूठ बोल रही है, तो जो उसका केस है वो थोड़ा सा वो पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, और वो केस डिसमिस होने के पूरे पूरे चांसेस है और आपके फेवर में आ सकता है। ओके, तो मैम इसने एक और पूछा है इसमें, मैम, इन दिस द कोर्ट हैज टू बी टोल्ड दैट ही हैज रिटन इन हिज एफिडेविट दैट इफ आई डिड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द कोर्ट, देन द प्रोसिक्यूटेड कॉपी ऑफ दिस ट्रूथ is in front of the court. What is he hidden? What special argument is to be made in this? In this, we are giving a proof to the court with our application. मैं ये समझी नहीं, ये सवाल क्या है, क्या कहना चाहता है ये। मैम अगेन मैं रिपीट कर देती हाँ, हूँ। मैम, इन दिस द कोर्ट हैज टू बी टोल्ड दैट he has written
in his affidavit that ही मतलब उसने, लड़के ने। लड़के ने, अच्छा, he has written in his affidavit that if I did not hide anything from the court, then the prosecuted copy of his truth is in front of the court. What is he hidden? What is ये का, अगर मैम क्वेश्चन इसका हमें क्लियर नहीं है तो आप जो आप ये क्वेश्चन है ये क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर लेकिन दीजिए। फिर भी मैं जो टूटा फूटा जो भी मुझे समझ आ रहा है, तो अगर आपका पहले तो ये बताइए कि आपका केस कौन सा है। अगर आपका केस डीवी ही है ना, डीवी केस है, तो डीवी केस में आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि आपकी जो वाइफ है वो एग्रीवेड पर्सन नहीं है, वो डोमेस्टिक रिलेशन में नहीं रह रही थी आपके साथ, और जो भी उसने एफिडेविट फाइल किया है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे मैंने आपको कहा कि 340 की एप्लीकेशन लगाना, और जो भी आप कह रहे हो, जो भी आपको कहना है अपने डिफेंस में, वो आप WS में ज़रूर सारे पॉइंट्स लिखिएगा। और फिर उसके बाद आप जो एविडेंस है, जो भी आपका एविडेंस है, जो क्रॉस है, वो सोच समझकर लॉयर के बोलिए करने के लिए, क्योंकि जो केस वीक पड़ता है वो वहीं पर वीक पड़ता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो DV केस का प्रोसीजर है। इन शॉर्ट ये सारे केस का प्रोसीजर तो सेम ही होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो लिखिए और कोर्ट को बताइए, और इन प्रॉपर प्रोसीजर में लिखिए, प्रॉपर वे में लिखिए, एप्लीकेशन बनाकर लिखिए या WS में लिखिए, प्रॉपर वे में लिखिए। और बाकी अगर जो भी आपका क्वेश्चन है, आप इसको अगर नहीं समझ आया, तो मुझे तो नहीं समझ आया, आप इसको दोबारा से भेज सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट है प्रज्ञा सोनी। वो लिखती हैं, मेरे साथ भी मेरे पति का अच्छा व्यवहार नहीं है। 6 महीने ही हुए हैं शादी को, 2 महीने से बात बंद है। मम्मी के घर आ गई हूँ और मेरे पति मुझ पर गर्भपात का आरोप लगा रहे हैं, और अब बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा करने लायक होगी तो साथ रखूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। वो पीछा छुड़वाने की बात करते हैं हमेशा, क्या करूं? देखिए, आपके जो प्रज्ञा सोनी जी नाम है इनका, हाँ जी। तो आपके जो हस्बैंड है वो आपको ये बोलते हैं कि मतलब गर्भपात इसने किया है, लड़की ने किया है खुद? नहीं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कौन से हॉस्पिटल में ये हुआ है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं चलता है। और दूसरी बात है कि अगर आप कब से है ये घर में? मैम 6 महीने शादी को हुए हैं, अच्छा। 2 महीने से बात बंद है, मम्मी के घर आ गई हूँ हाँ, 2 तो महीने आपका से। क्या है कि आप अपना अगर अधिकार चाहते हो, तो जैसा कि मैं बार बार इसमें वीडियोस में बोलती हूँ, आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो, उसमें कंप्लेंट लिख सकते हो कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। आप CAW सेल में जा सकते हो, और CAW सेल में आप अपना जो बात है, कंप्लेंट है, वो रख सकते हो, क्योंकि CAW सेल वाले भी नोटिस देते हैं पति को कि भाई तुम आओ और ये बताओ कि क्या हुआ है। तो वहाँ पर भी आपका जो काम है वो बन सकता है। वैसे मैंने CAW सेल के वैसे भी ऑलरेडी बनाया है वीडियो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि क्या होता है CAW सेल में। तो आप वो भी कर सकते हो। हाँ, वो आप कर दीजिए। और CAW सेल में भी आप जा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ डायरेक्ट आप ये DV एक्ट कंप्लेंट डाल सकते हो। सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आप डाल सकते हो कंप्लेंट। तो मैंने जैसे महिलाओं का अधिकार के बारे में भी एक वीडियो डाली है, तो आप वो भी दे सकते हो कि ये सारे आपके अधिकार है। और अगर वो आप पर कोई गलत आरोप लगा रहा है, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उसको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ जी ऐसा हुआ है। तो इवन अगर आप भी ये कहते हो कि मैं आपके साथ मारपीट हुई है या कुछ हुआ, तो आपको भी कहीं ना कहीं वो प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हो अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हो। और आप कहते हो कि नहीं जी, जैसे लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल है वो है, तो आप सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को भी अपना कंप्लेंट दे सकते हो, या 156(3) में भी आप अपना कंप्लेंट लगा सकते हो। आप चाहो, हाँ आप चाहो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लॉयर भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है ये भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लिंक में डाल दीजिए उस वीडियो को, वो पढ़ लीजिए। बाकी आप डरिए मत, अपने अधिकार के लिए लड़िए, उठिए, और जो भी करना है कर लीजिए। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शहयाद्री ट्रेडर का।
वो लिखते हैं पत्नी घर छोड़े 3 महीने हुए हैं और 3 महीने बाद उसने डीवी फाइल किया है, केस डिसमिस होगी? मतलब वो मुझे हाँ, केस डिसमिस हो सकता है कि अगर वो 3 महीने से घर में रह रही है, 3 महीने से घर से छोड़। बाहर है, घर छोड़ा है, तो 3 महीने उतना ज़्यादा भी वक्त नहीं है, क्योंकि 3 महीने मैं 3 महीने से पहले अगर हम बात करेंगे वो डोमेस्टिक रिलेशन में थी आपके साथ ही। अगर वो अब उसने डीवी डाला है तो आप ये देखिए उसने वहाँ पर क्या क्या एलिगेशंस लगाई है आपके खिलाफ। अगर आप के एलिगेशंस उसने गलत लगाई है, जैसे उसने ये कहा है कि मारा पीटा गया है उन्होंने मुझे मारा पीटा है, तो आप ये प्रूव कीजिए कि उसके जो हॉस्पिटल के है या एमएलसी हुई नहीं है, तो ये मारा पीटा नहीं गया है। तो जो जो एलिगेशन उसने लगाई है, अगर आप उस एलिगेशंस को प्रूव कर सकते हो कि गलत एलिगेशंस है, जैसे उसने आपके रिलेटिव्स के नाम लिए होंगे डीवी में, या आपका कुछ भी हो, तो आप ये कहोगे कि वो तो जैसे आपकी अगर सिस्टर का नाम लिया होगा, अगर आप ये प्रूव करोगे कि आपकी सिस्टर उस वहाँ रहती ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें डीवी को डिसमिस कर सकती है। लेकिन यू हैव टू प्रूव ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स। अगर आप ये नहीं कर पाए तो डीवी जो है वो डिसमिस नहीं होगा, आपको मॉनेटरी रिलीफ यानी मेंटेनेंस वाइफ को देना पड़ेगा। मैम इन्होंने साथ में एक और चीज पूछी है, डेट आई ऑनलाइन चेक किया है, मतलब डेट, मतलब जो भी डेट हाँ, मिली होगी उसको उसने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला अब मुझे हाजिर होना होगा, मतलब कोर्ट में हाजिर होना होगा, कि सम्मन का वेट करूं? वो कह रहे सम्मन का वेट करूं, सिर्फ एक्स पार्टी नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपको सम्मन नहीं मिला है कोर्ट से, तो आप को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्स पार्टी हो भी जाता है तो आप उसमें अपील में जा सकते हो, क्योंकि एक्स पार्टी में वैसे जैसा भी पहले ये देखते हैं कि समन हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर आपका समन पहले ये देखिए कि कोर्ट में कि समन आपने रिसीव तो नहीं किए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने समन भेजे है और आपने ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि वो आदमी ने लेने से मना किया है, या जो भी है, जो भी लिखा हुआ। तो अगर इन केस आपको समन कोर्ट से नहीं मिला है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको समन मिल चुका है, आप ये पता कीजिए एफिक्सेशन तो नहीं हुआ है, या क्योंकि सम्मन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आजकल मेल ये व्हाट्सअप करते हैं। एफिक्सेशन का मतलब है आपके घर के बाहर लगाएंगे नोटिस, या अगर वो तो नहीं हुआ, या पब्लिकेशन होती है 2 न्यूज़पेपर पर, कहीं वो तो नहीं हुआ। पहले आप इसको पूरी तरह से जांच लीजिए कि कहीं समन हुआ तो नहीं है आपका। अगर आपका समन हुआ है तो आपको जाना चाहिए, और अगर आपका समन नहीं हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपका समन नहीं हुआ है और उसके बाद भी एक्स पार्टी हो रहा है आपका केस, तो आप अपील में जा सकते हो और वहाँ पर आप अपील कर सकते हो कि जब मुझे समन मिला ही नहीं तो ये एक्स पार्टी हुआ कैसे। क्वेश्चन है टीटी एजे का, वो लिखते हैं मैम मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर। तो टीटीएजे साहब, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मेल कर दीजिए हमें, क्योंकि हमारे पास इतने, हम कोर्ट में बिज़ी होते हैं, और हम वैसे भी इसीलिए तो ये वीडियो बनवाया है कि वर्बली आपको बोले, तो लिखने का टाइम नहीं होता, कोर्ट में बिज़ी होते हैं केसेस के साथ। तो आप ऐसा कीजिए, फ़ोन तो हम कर नहीं पाएंगे, तो आप हमें मेल कीजिए, आप हमें लिंक दे दीजिए मेल का, तो जो भी आपकी इंक्वायरी होगी वो हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे और लाइव आएंगे तो उसमें आपका जवाब तो ज़रूर मेल देंगे। आईडी जो है फ्लैश हो रही होगी आपके इस पे, तो आप चेक कर सकते हो। हाँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, उस मेल आईडी पे आप हमें अपना अपना क्वेश्चन जो और है जो वो भी आप, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी आप क्वेश्चंस पुट अप करना चाहते हो और अपना नाम आप हाइड करना चाहते हो, या किसी को आपके बारे में पता ना चले कि आप क्वेश्चन बोल रहे हो, तो आप मेल कीजिएगा। कमेंट करने से फिर मेल कीजिएगा, तो उसमें भी हम आपको आपका नाम बताए बिना ही आपको आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शिता भाटिया का। ये जो क्वेश्चन है मैम बहुत बड़ा है, तो मैं आपसे आधा आधा करके पूछ लेती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा पूछूंगी, आप वैसे बता देना। हेलो मैम, मैम अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है और उसका भाई भी मारता है भाभी को, 16 मंथ पहले की बात है। देखिए अगर आपके साथ मारपीट हो रही है और आपके हस्बैंड के रिलेटिव्स यानी भाई, रिलेटिव्स में ज़्यादा मारपीट
कर रहा है तो पहले ही मैंने कहा कि आप 498 में आपका उनका केस चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लेंट लिखनी है, उसमें सारा कुछ लिखना है जो भी आपके साथ हो रहा है वो पुलिस थाने में देना है और उनको पूरा लिख के देना है और वहाँ से रिसीविंग लेनी है जो कि आप कंप्लेंट दे रहे हो। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो आप वुमेन सेल भी जा सकते हो, उनको भी आप लिखित तौर पर कंप्लेंट दे दो और उसकी एक रिसीविंग ले आओ। तो ये आप कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में, आप महिला कोर्ट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर आप सेक्शन 12 में कंप्लेंट कर सकते हो मजिस्ट्रेट साहब के सामने। जो भी आपके साथ हुआ है वो आप उसमें लिखेंगे। मैम ये लिखती है 16 मंथ पहले की बात है, वाइफ विमेन सेल पे कॉल के जरिए कंप्लेन करके पुलिस बुलवाती है, बट ससुर पड़ोसन को बुला लाता है बहू पे पुलिस रिटर्न का दबाव डालने के लिए क्योंकि वाइफ फाइनेंशियली वीक है। देखिए इसमें क्या है कि दबाव तो आपको मतलब ससुराल वाले डालेंगे ही कि पुलिस को कंप्लेंट मत करो, लेकिन आप क्या कर सकते हो। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने अगर कॉल किया कि इन्होंने CAW को कॉल किया, 100 नंबर पर कॉल किया है, तो CAW सेल में आप बोल रहे हो, तो आप को किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ हुआ है वो, जैसे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कंप्लेंट लिख लीजिए, पुलिस थाने दे दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आगे जाकर वो आपके लिए एविडेंस बनता है कि भाई मैंने तो कंप्लेंट यहाँ पर डाली थी लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं था। और अगर आपको लग रहा है कि आप पर दबाव पड़ रहा है या पुलिस को आपके जो इन लॉज है वो इतने इन्फ्लुएंशियल है कि पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, तो जैसे कि आप सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को भी कंप्लेंट कर सकते हो। और या आप 156(3) में अगर इतना हो गया और वहाँ से कुछ नहीं आता, 156(3) में आप मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हो, CAW भी जा सकते हो। अगर वो आपसे ये कह रहे कि नहीं अब हम जाएंगे, फिर हम कुछ सुनते नहीं है, तो आपके पास एक लिखित जो आप उनको दे रहे हो ना कंप्लेंट, वो उसकी रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका केस फिर आगे कोर्ट में जाएगा कि वो आपके जो केस है वो पुलिस या CAW सेल सुनवाई नहीं हो रही है। मैम आगे लिखती हैं, ये वाइफ पुलिस रास्ते से ही रिटर्न कर देती है, तब से हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह रहे हैं, एक ही घर में वाइफ हस्बैंड को कॉम्प्रोमाइज के लिए मना रही है। देखिए जैसे अगर आपको हस्बैंड ने घर से बाहर निकाला या आपके साथ मारपीट कर रहा है, उसका भाई आपको मार रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कंप्रोमाइज़ आप कर रहे हो, तो अच्छी बात है। अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो आप CAW सेल में जाइए और वहाँ मीडिएशन में जाइए, काउंसलिंग कीजिए। अगर बच रहा है घर तो अच्छी बात है, नहीं बच रहा है तो फिर इस ज़िंदगी से जो हेल वाली ज़िंदगी आपने बनाकर रखी है, इससे अच्छा कि आप थोड़ा सा कोर्ट में जाइए और इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाइए। हम ये लिखती हैं आगे कि 8 ईयर की बेटी भी है, 8 साल की इनकी बेटी है, बट हस्बैंड घुमा रहा है वाइफ को बातों से, अपने तो इसमें पेरेंट्स इन्होंने के लिखा है कहने कि पे वो चलता खर्चा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपका हस्बैंड खर्चा नहीं दे रहा है और 8 साल की बेटी भी है आपको, आप 125 भी डाल सकते हैं, अपनी बेटी का खर्चा और अपना खर्चा ले सकते हैं, क्योंकि एज एन वाइफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और ये 125 में भी डाल सकते हो आप डोमेस्टिक वायलेंस भी मैं अपनी कंप्लेन लगन मॉनेटरी रिलीफ आप वहाँ से ले सकते हो। हाँ ये बता रही है मैम कि 9 ईयर हो गए, 9 ईयर हो गए मैरिज को हो गए, मारपीट 6 मंथ बाद हस्बैंड अपने लॉयर के जरिए डाइवोर्स के पेपर अपने ही घर में वाइफ को सेंड करता है। हाँ तो देखिए उसका भी तो, हस्बैंड का भी कुछ राइट है कि वो डिवोर्स फाइल करे, तो उसने डिवोर्स फाइल किया होगा। और डिवोर्स क्या सम्मन आपके जहाँ आप रह रहे हो, ससुराल में ही रह रहे हो, अलग रह रहे हो, तो वहाँ आपके सम्मन आए होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया है और आप डिवोर्स दे दो। आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए। इवन अगर आपके हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया, वहाँ भी आप सेक्शन 24 लगा सकते हो HMA का, हिंदू मैरिज एक्ट का, और वहाँ पर आप अपने मेंटेनेंस के लिए बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ने ये लगा, वहाँ पर बता सकते हो कि पहले तो ये है कि कौन से ग्राउंड में उसने लगाया। डेजर्शन 13(1)(a), 13(1)(b), इसके भी ग्राउंड्स होते हैं। डेजर्शन का लगाया है तो आप तो उसी घर में रह रहे हो, अलग से रह रहे हो, दैट मीन्स कि डेजर्ट तो वही कर रहा है। क्रुएलिटी लगाई है, तो अगर आपने कंप्लेंट की है पुलिस थाने में या CAW मैम सेल ये में। लिखती है कि मैंने रिटर्न कंप्लेंट नहीं की डाइवोर्स पेपर से पहले,
सिर्फ फ़ोन कॉल पे विमेन सेल में ही वाइफ ने डाइवोर्स डेट से पहले मीडिएशन में 4-5 मंथ काउंसलिंग। हाँ, तो मीडिएशन में काउंसलिंग की है तो वो भी तो लिखित ही वो होगा लिखित ना। ही होता है, तो जो हाँ। काउंसलिंग होती है मीडिएशन में, उसकी तो आपके पास होगा ना कि काउंसलिंग में क्या क्या हुआ है, कुछ तो लिखित होगा आपने। लेकिन यहाँ पर वाइफ जो है वो ज़बरदस्त गलती ये करती है कि वो जितना उनके पास, जितना उनका हरासमेंट होता है, क्रुएल्टी होती है, उतना वो लिखते नहीं है, जो जेन्युइन लेडीज़ होती है। अब जो ऐसे ही बनाते हैं वो तो बहुत कुछ बनाते हैं, फॉल्स एलिगेशन भी लगाते हैं लेडीज, लेकिन जो जेन्युइन लेडीज होती है वो जो उनके साथ होता है वो चीज ही नहीं लिखते हैं। आपने कॉल किया CAWS सेल को, फिर उनको बताया मेरे का मारपीट कर रहे हैं ये, और फिर मीडिएशन में आपने मैटर को ले लिया, लेकिन आपने लिखित में कुछ दिया ही नहीं। या चलो ठीक है आपने वर्बली बोला, तो लेकिन आपने पूरी बात नहीं बोली वहाँ पर। तो ये पूरी बात बोलनी चाहिए, पूरी बात लिखित में होनी चाहिए। अब जो भी आपका मीडिएशन वहाँ पर हुआ है उसके उनके क्या हुआ है, उनके ऑर्डर्स क्या हुआ, वो आपके पास होंगे, तो वो भी प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो मैटर है वो मीडिएशन में चल रहा है जो फेल हो गया। मैं कह रही मैंने 4-5 मंथ काउंसलिंग करी, बट हस्बैंड बहाने बनाता रहा। वाइफ कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहती, ये कह रही कि मैं जब तक आप कोर्ट कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहती। अगर कोर्ट के चक्कर, वैसे तो मैं आपको बताऊं, कोर्ट के चक्कर क्यों नहीं आप काटना चाहते हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वकील की फीस देनी है तो आप उससे चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको लिंक दे दीजिएगा कि जहाँ पर आप फ्री वकील ले सकते हो, ठीक है। और कोर्ट के चक्कर मतलब आपका जो फ्री लॉयर मिलेगा लीगल एड से, वो सारा काम करेगा। आपको साइन करने के लिए आना है और आपको डेट पे आना है, करना तो पड़ेगा ही। अब घर बैठे ही आप काउंसलिंग भी करोगे, घर बैठे ही आप सब कुछ करना चाहते हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके घर में ही कोर्ट आएगी। तो आपको उठ के तो कोर्ट जाना है, आपको अपने राइट्स के लिए तो लड़ना है ना, और लड़ने के लिए कोर्ट या पुलिस स्टेशन या CAWS सेल, इन जगहों पर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, और ये कहती है कि सास ने भी झूठा डोमेस्टिक वायलेंस केस मतलब कर दिया हाँ, है सास ने, बहू देखिए पे। अब आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, ये आप पर काउंटर कर रहे हैं। जो चीज आपको करनी थी वो आप कर नहीं रहे हो, और जो चीज उनको नहीं करनी थी वो कर रहे हैं। कि मतलब जैसे आपके हस्बैंड ने आपको लिए डिवोर्स को फाइल किया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा होगा कि वाइफ तो कुछ कर नहीं रही है और CAWS सेल में कुछ हो नहीं रहा है, और सास इसलिए आपका ये कर रही है, आप उनके शायद उन्हीं के घर में रह रहे हो, और वो ये दिखाएगी कि मेरी जो बहू है वो इतना मुझे परेशान कर रही है, मुझे ओल्ड एज में परेशान कर रही है। तो वो तो कर रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे हो। तो आपको भी डोमेस्टिक वायलेंस में, जैसे मैंने पहले कहा था, आपको भी डोमेस्टिक वायलेंस में अपना केस को फाइल करना था। और दूसरी बात है कि अगर आपकी जो मदर इन लॉ है वो कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के लिए गई है, तो आप वहां पर, अब तो हो गया ना, तो अब मैं आपको बताऊंगी, आपको वहां पर ये बताना है कि भाई इससे पहले ये तो अब हुआ हो ना, इससे पहले ये मुझसे मारपीट कर रहे थे, जिससे जो मैंने वर्बली, जो आपने ऊपर लिखा है कि मैंने वर्बली CAWS सेल को फोन किया, तो वहाँ के जो आप मीडिएशन में हो, मीडिएशन की वो दिखाओ ऑर्डर्स, क्या है मीडिएशन के ऑर्डर, कहना कि पहले ही मेरे साथ ही हुआ है, पुलिस मैंने बुलाई थी, और ये दबाव मुझे कर रहे हैं। मैं तो रहना चाहती हूँ, मैं तो आज भी रहना चाहती हूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ हो रहा है ये उल्टा, मतलब यहाँ पर भी मुझे फंसा रहे हैं। अदरवाइज डोमेस्टिक जो एग्रीड पर्सन है वो तो आप हो। तो अब ये आप ये कह सकते हो कि मेरी मदर इन लॉ गई है, वो भी अपना केस फाइट करेगी, उसमें तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। मैम आगे ये लिखते हैं कि एक मिनट, वाइफ की मदर और छोटी बहन सीधी है, मारपीट के बाद भी वाइफ ने घर नहीं आने दिया, मतलब अपने इन लॉज के घर नहीं आने दिया उन्हें बात करने को। मैम वो पड़ोसन जिसने लड़ाई करवाई थी, दबाव डाला था वाइफ पे, वो बोली यहाँ कोई इंक्वायरी करेगा तो गवाही दे देंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं है, ये ऐसा ऐसा सब कुछ तो हो ही जाता है। आपके पास अगर सबूत है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, तो आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नेबर क्या कहेंगे, विटनेस क्या कहेंगे, क्योंकि आज विटनेस ये कह रहा है कि मैं गवाही नहीं दूंगा, या कुछ भी जो भी कर रहे, जब उनको कोर्ट बुलाती है विटनेस को, तो वो जब उनको क्रॉस होता है वहाँ पर, एविडेंस उनके क्वेश्चन पूछा जाता है, तब तब उनको पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं।
तो आपको डरना नहीं है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर लीजिए। आप कोर्ट में जाकर, जो आपकी मदर इन लॉ ने किया है, आप कोर्ट में जाकर कहिए कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और ये उल्टा मुझ पर केस लगा रही है। और जहाँ तक इन्होंने डीआईआर की बात भी, क्योंकि डीआईआर के हाँ मैटर में मैम, हम, आगे इन्होंने लिखा है कि मैम सास ने महिला कोर्ट में झूठा केस डाला है, 21 दिसंबर की डेट है। हाँ क्या वाइफ महिला मजिस्ट्रेट के सामने डीआईआर के लिए बोल सकती है? हाँ, डीआईआर के लिए देखिए, आप डीआईआर के लिए बोलिए, लेकिन ये मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप डीआईआर के लिए बोलेंगे, ये कहीं आपके खिलाफ ही ना जाए। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि इसमें डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होना चाहिए, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो आपके घर जाएगा, और आप ये कह रहे हो कि वो मोहल्ले वाले भी आपके खिलाफ है, तो वो वहाँ पर बोलेंगे कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा आपके दिमाग में है, मुझे नहीं पता है कि आपका केस किस स्टेज पर है, क्या है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आपके जो नेबर है वो भी आपका साथ नहीं देंगे, वो भी गलत बताएंगे, तो आप ऐसा ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट से सारी बातें, सच्चाई सामने आ जाएंगी, तो आप कर लीजिए। तो ये आप अपने केस के, आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से देख लीजिए कि कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली चंडोलिया का। वो लिखती हैं, अगर जज फीमेल को घर में घुसने के ऑर्डर दे दे तो उसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, पहले तो मुझे आपकी जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से समझ नहीं आया कि आप चाहते हो कि मैं फीमेल को रोकूं, या फीमेल ये कहती है कि मुझे कैसे रोका जाएगा, क्या है ये सवाल? फीमेल ये कहती है कि अगर मैं ससुराल में जाऊंगी तो ससुराल वाले मुझे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? या ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर जज ने ऑर्डर किए हैं तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हाँ, ये यही कहना चाहते, जज फीमेल को घर में घुसने के ऑर्डर दे दे तो उसको कैसे, ये रोक क्या कि अगर कोई फीमेल घर में घुसना चाहती है और जज ने उसे ऑर्डर भी दे दिया कि घर में जाने का, तो उसे रोक सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि रोक तो नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर आप रोक नहीं सकते हो। वो महिला आएगी, आप अपने घर आएंगी, और अगर आप उसको आने नहीं दोगे तो फिर आप पुलिस को लेकर भी आ सकती है। अगर पुलिस फोर्स का जिक्र है ऑर्डर में, तो वो ला सकती है। लेकिन अब बात यह है कि आप चाहते हो कि वो आपके घर में ना आए, तो क्योंकि आपका ये सवाल है, तो आप ये क्या, आप उसी कोर्ट में, या तो आप उसमें अपील में जा सकते हो, या एप्लीकेशन डाल सकते हो कि मुझे इस लेडी से खतरा है, और अगर ये मेरे घर आएगी तो मेरे पेरेंट्स को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मैं जो भी है, तो क्योंकि इसने ऐसे ऐसे डोमेस्टिक इंसिडेंट्स गलत बोले हैं, एलिगेशंस लगाई है, तो ये अगर मेरे घर आना चाहती है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगी। या ये एप्लीकेशन लगाइए, अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो आप उसको अपील में ले जाइए, और ये आपका एक ही सोर्स है, जिससे ये आपका एक वो है कि जिससे आप महिला को, अगर मजिस्ट्रेट के सामने इसको आर्ग्यू कीजिए, और अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट सही लगा और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, उसे प्रूव हो सकता है कि हाँ ये जो लेडी है वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है, आपके परिवार के लिए, तो वहाँ पर वही रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे ये कह कर कि इसको रोको, तो वो कहेंगे एज पर ऑर्डर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट है अजीत काले जी, लिखते हैं, नाइस इन्फो मैम। तो थैंक यू अजीत काले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण शुक्ला का। वो लिखते हैं, मेरे केस में वन साइडेड डीआईआर है, नो बडी पहले तो मैं ये हैड अ वर्ड विद माय वन साइडेड डीआईआर मतलब क्या होता है? डीआईआर तो डीआईआर ही होता है। उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो दोनों पार्टीज को देखकर जो भी उसको लगता है कि हाँ वायलेंस हुई है या नहीं हुई है, वो लिखता है। तो ये वन साइडेड एंड टू साइडेड डीआईआर तो मुझे समझ नहीं। आप ये कह सकते हो कि डीआईआर में आपको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ कर सकता है, लेकिन डीआईआर डीआईआर ही होता है, वही लेडी का होता है, वही हस्बैंड का होता है। वो उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपना डिटेल देते हैं कि क्या ये वायलेंस हुआ है, नहीं हुआ, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है और कौन कौन से लोग नहीं इन्वॉल्व है। और फिर आगे क्या लिखते हैं? कहते हैं, नो बडी हैड अ वर्ड विद माई वाइफ, लेट मी फॉर नो रीजन एंड फाइल डीवी, नो आस्किंग फॉर मेंटेनेंस, व्हाट शुड आई डू? ये तो क्वेश्चन मैम थोड़ा ये समझ तो से बाहर है। समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो मेंटेनेंस के लिए, अब मैं आपको जनरली बताऊंगी, आपका सवाल
वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप दोबारा से ये सवाल लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी जनरली कि अगर आपकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया है, अगर वो डोमेस्टिक रिलेशन में है, अगर वो एग्रीड पर्सन है, अगर वो जॉब नहीं करती है या अगर वो जॉब करती है तो उसका ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो आपको डिटेल्ड एफिडेविट देना है, आपको भी और आपकी वाइफ को भी। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है, इसको मेंटेनेंस देना, तो वो एड इंट्री मेंटेनेंस, जो इंट्रीम एप्लीकेशन पर बहस होती है पहले, मेंटेनेंस जो लास्ट वाला मेंटेनेंस में जो फाइनली में मिलता है, उससे पहले इंट्री मेंटेनेंस पर बहस होती है, तो एड इंट्री मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट कर सकती है। और अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो वो बोलती है वो गलत बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, लेकिन उसमें कभी कभी कोर्ट ये स्टैंड ले रही है कि ठीक है जो आप बोल रहे हो वो सही है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको एड इंट्री मेंटेनेंस हम दे देंगे क्योंकि इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वहाँ पर ग्रांट हो सकता है उसको, ये कैसे बोलते हैं, मेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशन वक्कलकर का। वो लिखते हैं, मैडम मेरे डीवी केस में DIR रिपोर्ट नहीं है और मेरे इंट्रीम ऑर्डर पास हो गया है, तो क्या मैं अपील में जा सकता हूँ मेंटेनेंस रोकने के लिए? तो क्या नाम बताया, रोशन जी? रोशन जी ऐसा है कि इंट्री मेंटेनेंस, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, इंट्री मेंटेनेंस तब इंट्रीम एप्लीकेशन के, जो हम इंट्रीम एप्लीकेशन फाइल करती है वाइफ, और जिसका आप रिप्लाई फाइल करते हो इंट्रीम एप्लीकेशन का, तो जो इंट्रीम मेंटेनेंस है वो उस बेस पर होता है कि इंट्रीम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के बेस पर होता है। यानी यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ये देखती है कि क्या जो वाइफ है वो अपना गुजारा बता कर सकती है या उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका DIR नहीं हुआ है, तो DIR का मतलब यह है कि आपका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो वो आप वैसे भी अभी भी उस कोर्ट में कह सकते हो कि इसमें डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है और जो मेरी वाइफ कह रही है वो गलत कह रही है, ऐसा इसके साथ कभी इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप WS में, अपनी WS में लिख सकते हो, आपको जो भी कहना आप लिख सकते हो। आपको DIR करवाना है तो आप उसकी एप्लीकेशन लिख सकते हो, आपको WS में आप ये सारी बातें लिख सकते हो, लेकिन इंट्री मेंटेनेंस अगर आप इस बेस पर जा रहे हो अपील में कि DIR नहीं हुआ तो इंट्री मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि इंट्री मेंटेनेंस इंट्रीम एप्लीकेशन के बेस पर होता है। और अगर आपको अपील में जाना ही है तो आपको ये दिखाना है कि आपकी वाइफ जो है वो एग्रीड पर्सन नहीं है, वो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ नहीं हुआ है, इवन डोमेस्टिक जो इंसिडेंट रिपोर्ट्स है वो भी नहीं हुए हैं, तो वो आपको दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर वो तो आपको फिर मेंटेनेंस रोकने के लिए मेंटेनेंस का दिखाना है कि उसको वो एग्रीड पर्सन नहीं है या वो जॉब करती है, कमाती है, तो वो तरीका है अपील में जाने का। सिर्फ DIR को लेकर आप अपील में जाएंगे तो वो नहीं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश सिन्हा जी का। वो लिखते हैं, DIR रिपोर्ट के बिना DV लग सकता है क्या? DIR रिपोर्ट के बिना DV, तो देखिए मैं पहले बताऊंगी, जब कंप्लेंट होती है, जब वाइफ कंप्लेंट फाइल करती है तब तो DIR नहीं होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट DIR के ऑर्डर करते हैं। तो यानी जो आपका सवाल है कि बिना DIR के DV लग सकता है, तो इसका मतलब यही है कि जब वाइफ कंप्लेंट फाइल करती है सेक्शन 12 में, वो DIR रिपोर्ट के बगैर ही करती है, क्योंकि वो इंसिडेंट रिपोर्ट अपने बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब ये केस आता है कोर्ट में, तब अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ इसमें बहुत सारे लोग हैं जो फॉल्स नेम है, ऐसा नहीं हुआ है, तो वो DIR के ऑर्डर कर सकती है वहाँ पर। और अगर बाय चांस कभी DIR के ऑर्डर नहीं होते तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भाई इसके DIR जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है उसमें है नहीं, वो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाए। लेकिन कभी कभी जज ये भी करती है, जैसे केस CAW सेल से आता है तो वहाँ पहले ही इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उस टाइम मजिस्ट्रेट का मानना ये भी है कि यहाँ पर भी क्रॉस होते हैं, यहाँ एविडेंसेस होते हैं, तो वहाँ से भी सच निकल कर आ ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी ये रिपोर्ट्स दिखाने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड है कि आपका केस अगर वाइफ डायरेक्टली लगाती है तो DIR के बिना लग सकता है, और फिर मजिस्ट्रेट DIR के ऑर्डर करती है, और अगर नहीं करती है तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि ये DIR होना चाहिए और दोनों पार्टीज को बुलाना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए कि ऐसा भी नहीं है कि DIR नहीं है और केस लगेगा नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशांत कुमार जी का। वो पूछते हैं, अगर जज साहिबा अपनी मर्जी चलाए तो क्या करें? हस्बैंड साइड कोर्ट की डेट पर गए और उन्होंने बिना कुछ पूछे हस्बैंड साइड के सभी फैमिली मेंबर को नेक्स्ट डेट पे आने की लास्ट वार्निंग दे दी और हस्बैंड साइड से कुछ भी नहीं पूछा। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या नाम बताया आपने? मैम सुशांत हाँ, कुमार। सुशांत कुमार जी। जब वाइफ डीवी का केस डालती है तो उसके बाद समन होते हैं, कोर्ट समन करते हैं जिसका नाम वहाँ पर होता है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपके सिस्टर इन लॉ और बाकियों के भी जो है नाम आए हुए हैं तो वहाँ पर जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब कह रही है कि डीआईआर का रिपोर्ट होना चाहिए और प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोलती है डीआईआर का रिपोर्ट दे दे। और जो नाम एक्स्ट्रा वो डीआईआर रिपोर्ट जब बनती है तो तब वहाँ पर वो देखा जाता है कि एक्स्ट्रा कौन है जिससे डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं फंसेगा, तो उनको निकाला जाता है। लेकिन आपके केस में आप ये कह रहे हो कि सारे आ रहे हैं, तो आपको समन सबको हुआ होगा। तो जब पहली बार आते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब सबको देखती है, सबका अटेंडेंस लगवाती है और फिर आपको ये बोलती है कि आप जो कंप्लेंट है, आपको एक कंप्लेंट की कॉपी दी होगी और कहा होगा कि इसमें आप जवाब अपना दे दीजिए, WS दे दीजिए। तो आपको WS देना है। तो पहले डेट पे आपको कुछ नहीं पूछा जाता है, उस टाइम सिर्फ आपको WS देना होता है और आप दोनों पार्टीज को, आपकी वाइफ को और आपको डिटेल्ड एफिडेविट देना होता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील गर्ग जी का। वो लिखते हैं, वेरी वेरी नाइस, थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट नॉलेज का। वो लिखते हैं, DIR रिपोर्ट नहीं बना मेरा तो क्या मैं DV केस खारिज करने के बाद पत्नी को जेल भेज सकता हूँ? इनका तो वैसे मैंने आंसर दिया था कि नहीं, मैं दिया था आंसर। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका DV में जो भी आपकी वाइफ ने जो डोमेस्टिक वायलेंस आप पर डाला है तो क्या आपको जेल हुई थी जो आप वाइफ को जेल करवाओगे? अगर आपके वो केस डिसमिस हो रहा है और आपके फेवर में हो रहा है तो ये तो बड़ी बात है कि आपके फेवर में हो रहा है। आपको अपने फेवर में करने के लिए तो ये बोलना है कि आपकी जो वाइफ है वो एग्रीविड नहीं है या डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं है, जो भी उसने इंसिडेंट रिपोर्ट्स बनाए हैं वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अगर DIR नहीं भी हुआ है लेकिन इस केस में क्रॉस होता है, एविडेंस होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है। तो इसलिए आप ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप वाइफ क्या जेल होगा। जेल हस्बैंड की भी नहीं होती है। हस्बैंड की भी जेल तब होती है जब वो एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल होती है। सो मैम और क्वेश्चन फिर हम लाइव सेशन लेंगे तो? हाँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसी मंथ में आपको बताया जाएगा कि हम तो लाइव सेशन ले लेंगे और उसमें आपके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन और था जो मैं यहाँ पर करना चाहती थी, वो मेल में आया था कि एग्जीक्यूशन पिटिशन क्या होती है। तो एग्जीक्यूशन पिटिशन, ये पुणे से आया था ये क्वेश्चन। तो एग्जीक्यूशन पिटिशन होता है कि जब अगर उनका जो DV का मैटर है, DV का मैटर उस लेडी का था तो उसमें मेंटेनेंस हुआ था और मैं जब मेंटेनेंस पास हुआ था उसका, तो लेकिन उसके हस्बैंड ने मेंटेनेंस उनको नहीं दिया था। तो जब नहीं दिया तो उस केस में आप एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल कर सकते हो। उसी कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटिशन होता है जहाँ पर जैसे हम पिटिशनर बोलते हैं, रेस्पोंडेंट बोलते हैं, तो वहाँ डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर बोलते हैं। तो उसी कोर्ट में उसमें क्या लिखना होता है? उसमें ये लिखना होता है कि भाई हमारा जो ऑर्डर है वो इस डेट को हुआ था, मेंटेनेंस इतना हमारे हमें मतलब मिला था ऑर्डर में, लेकिन हमारे हस्बैंड ने हमें अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया। 4-5 पेज का वो एग्जीक्यूशन बनता है। तो उस एग्जीक्यूशन को उसी कोर्ट में, उसी महिला कोर्ट में फाइल करना होता है और उस पर ऑर्डर हो जाते, मतलब उसमें पहले समन हो जाते हैं आपके हस्बैंड को। और उस टाइम हस्बैंड को अगर नहीं देता है तो उस टाइम जो जज साहब है वो उनको वारंट भी निकालती है कि भाई इसको अरेस्ट कर लो जब तक ये पैसे नहीं देगा, या प्रॉपर्टी अटैचमेंट के जो है ऑर्डर्स भी करते हैं। तो ये होता है एग्जीक्यूशन। तो जितने भी यहाँ सुनने वाले लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए हैं, मैंने वर्बली सबका आंसर देने की कोशिश की है। सबका तो नहीं मैं कह सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी कमेंट्स बाकी है, लेकिन चूंकि ये वीडियो भी बहुत बड़ा लंबा बन रहा है और हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है इसमें,
तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव ही आ जाऊँ इस महीने में, पर प्रॉपरली कह नहीं पाऊँगी कि कब लाइव आऊँ, क्योंकि हम भी कोर्ट में बिज़ी रहते हैं, केसेस के साथ बिज़ी रहते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इसी महीने में हम आपको बता देंगे कि लाइव कहाँ आएंगे। अगर आपके और भी कमेंट्स है, और भी कुछ क्वेश्चंस है, आप हमारे जो है मेल में ड्रॉप कर सकते हो, या आप कमेंट में लॉग। तो मैं कोशिश करूँगी उसी सेशन में, लाइव सेशन में आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी, और आप लाइव आकर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कमेंट्स में भी हमें पता नहीं लगता है कि आप लिख क्या रहे हो और हम समझ क्या रहे हैं। तो आप उस टाइम लाइव भी आ सकते हो, और मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।